नमस्कार। सम्मानित साथियों, मेरे कुछ मित्रों और प्रशिक्षुओं द्वारा मुझे प्रेरित किया गया कि आप एक विभागीय कार्यवाही से संबंधित जो विधि है, जो प्रक्रिया है, उस पर आप वीडियो बनाएं। तो आपके सानिध्य से और अध्यापन से मुझे जो कुछ जानकारी हासिल हुई है उसे मैं आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं और इस विषय पर मैं आपके मार्गदर्शन की हमेशा अपेक्षा करूंगा। कानून की कई शाखाएं हैं, जैसे दीवानी, फौजदारी, राजस्व, और उसी की एक शाखा है सेवा विधि। इसका भी अपना एक क्षेत्र है और इसको सीखे बिना, समझे बिना इस क्षेत्र में काम करना बहुत आसान नहीं है। और इन सेवा विधियों की विभागीय कार्यवाही की सभी सरकारी सेवकों को जानकारी होना आवश्यक है, ताकि सरकारी सेवकों के मध्य अनुशासनहीनता की समस्या पैदा ना हो। तो जितनी भी विभागीय कार्यवाही होती हैं सरकारी कार्यालयों में, विभागों में, उन सब के लिए कुछ नियमावलियां बनी हुई हैं और विभागीय कार्यवाही से संबंधित जो नियमावलियां हैं वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 और 311 के तहत बनाई गई हैं। ये जो विभागीय कार्यवाही है इसमें भी दो प्रकार की विधियां हैं। एक है मौलिक विधि और बाकी है प्रक्रिया विधि। मौलिक विधि कौन सी है? उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956, ये विभागीय कार्यवाही की मौलिक विधि है। इसमें वो सब परिभाषाएं दी गई हैं, वो सब बातें बताई गई हैं जिनका पालन एक सरकारी कर्मचारी को करना चाहिए, और उस आचरण नियमावली के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किसी कर्मचारी अधिकारी द्वारा किया जाता है तो उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा सकती है। ये नियमावली उत्तर प्रदेश के सभी प्रकार के कर्मचारी अधिकारियों पर लागू होती है, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को छोड़कर और केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को छोड़कर। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, इस चर्चा में हम न्याय विभाग को शामिल नहीं कर रहे हैं। बाकी विषयों पर हमारी चर्चा इस विषय पर होगी। इस मौलिक विधि के अलावा हमारे पास प्रक्रिया विधि है, उनकी हम एक एक करके चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में जिन नियमावलियों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है वो सब प्रक्रिया विधि हैं। इनमें सबसे पहली है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की दंड एवं अपील नियमावली 1991। इस नियमावली के तहत पुलिस विभाग के सभी अराजपत्रित अधिकारियों, कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। पुलिस के राजपत्रित अधिकारी इस नियमावली के तहत नहीं आते हैं। इसके अलावा दूसरी नियमावली है हमारे उत्तर प्रदेश में, और वह है उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999। इसमें उत्तर प्रदेश के करीब करीब जो बचे हुए लोग हैं वो सभी इससे कवर होते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय के कर्मचारी इससे कवर नहीं होते हैं। तीसरी जो प्रक्रिया विधि है वो है उत्तर प्रदेश द्वितीय श्रेणी लघुदंड प्रदान नियमावली 1973। इसमें क्या कहा गया? ये नियमावली
द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित अधिकारियों पर लागू होती है। और इस नियमावली में सिर्फ इतना कहा गया कि द्वितीय श्रेणी के जो राजपत्रित अधिकारी हैं उनको विभागाध्यक्ष भी लघु दंड दे सकते हैं, लेकिन दीर्घ दंड माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा ही दिया जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास एक और नियमावली है, वो है उत्तर प्रदेश अस्थाई सेवक सेवा समाप्ति नियमावली 1975। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया है कि अगर कोई अस्थाई सेवक है तो उसे 1 माह का नोटिस देने के बाद कभी भी निकाला जा सकता है। अब ये जो नियमावलियां हैं इनके तहत जांच अधिकारी जांच करते हैं और अनुशासनिक अधिकारी दंड देते हैं। जो नियुक्ति प्राधिकारी होते हैं वही अनुशासनिक अधिकारी होते हैं जब वो इन नियमावलियों के तहत काम करते हैं। अब हम इस बात पे आएंगे कि जो जांच अधिकारी हैं या जो अनुशासनिक अधिकारी हैं उनको जांच करने की किस प्रकार की शक्ति प्राप्त है, वो गवाहों को कैसे बुलाएंगे, वो अभिलेखों को कैसे तलब करेंगे। इस संबंध में एक नियमावली, एक अधिनियम है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश विभागीय जांच गवाहों की उपस्थिति एवं अभिलेखों की प्रस्तुति को लागू करने का अधिनियम 1976। इसकी धारा 4 में ये कहा गया है कि जो अधिकारी जांच कर रहे हैं उनको सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होंगी। माने सिविल न्यायालय को गवाह बुलाने, अभिलेख तलब करने के संबंध में जो जो शक्तियां प्राप्त हैं वो सारी शक्तियां इन अधिकारियों को प्राप्त होंगी। अब हम बात करेंगे कि ये जो विभागीय जांच हैं इनमें जांचें कितने प्रकार की हैं और वो किस किस के द्वारा की जाएंगी। सबसे पहले किसी भी कर्मचारी अधिकारी को दंड देने से पहले जांच होगी, और वो भी कौन सी जांच होगी? पहले प्रारंभिक जांच होगी। हमने अभी जितनी नियमावलियों की चर्चा की उन नियमावलियों में प्रारंभिक जांच का ना तो कोई प्रावधान है और ना ही कोई प्रक्रिया बताई गई है। तो अब प्रश्न ये पैदा होता है कि जब जिन नियमावलियों के तहत हम जांच कर रहे हैं उनमें प्रारंभिक जांच का अगर कोई प्रावधान और प्रक्रिया नहीं है तो फिर हम प्रारंभिक जांच क्यों करते हैं और फिर कैसे करते हैं? तो इसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का एक निर्णय है, चंपकलाल बनाम भारत संघ AIR 1964 पृष्ठ 1854। इसमें ये निर्देश दिए गए कि माननीय न्यायालय के उपरोक्त निर्णय में प्रारंभिक जांच की प्रकृति, प्रयोजन एवं प्रक्रिया के संबंध में बताया गया है कि प्रारंभिक जांच ये निश्चित करने के लिए की जाती है कि विभागीय जांच करने हेतु प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं। प्रारंभिक जांच की क्यों जरूरत पड़ी? प्रारंभिक जांच इसलिए की जाती है कि ये देखना पड़ता है कि ऐसा उस जांच में ये आवश्यक नहीं है कि वो किसी के विरुद्ध हो। विभागीय जांच किसी शिकायत पर होती है या किसी रिपोर्ट पर होती है और उसमें आवश्यक नहीं है कि आरोपी कर्मचारी का उसमें नाम हो। वो तो केवल एक जांच है और उस जांच में ये निर्धारित किया जा सकता है कि इसमें कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो दायित्वाधीन हैं, जिनके विरुद्ध विभागीय जांच की जानी चाहिए और उस विभागीय जांच का कोई आधार है या नहीं,
इस बात को निश्चित करने के लिए ये प्रारंभिक जांच की जाती है। प्रारंभिक जांच के साथ साथ सतर्कता अधिष्ठान द्वारा भी जांच की जा सकती है। अब हम बात करेंगे कि इसमें जांच में क्या क्या होना चाहिए प्रारंभिक जांच में। तो प्रारंभिक जांच में कोई निर्धारित प्रक्रिया नहीं है, उसमें जितने भी संबंधित व्यक्ति हैं उनके कथन अंकित किए जाते हैं और जो संबंधित अभिलेख हैं उन्हें तलब करके उन सब की विवेचना करने के बाद प्रारंभिक जांच में ये निर्धारित होता है कि विभागीय जांच किसके विरुद्ध की जाए और की जाए या नहीं की जाए। इसके लिए जो निर्णयों में आया है वो 1 माह का समय दिया गया है कि प्रारंभिक जांच 1 माह में पूर्ण कर लेनी चाहिए। प्रारंभिक जांच हो गई। प्रारंभिक जांच के बाद जांच रिपोर्ट अनुशासनिक अधिकारी को दी जाती है। ये बात याद रखें कि जांच का आदेश अनुशासनिक अधिकारी ही देते हैं, जांच कोई भी अधिकारी करे। जब प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट अनुशासनिक अधिकारी महोदय के पास पहुंच जाती है तो वे ये निश्चित करते हैं कि इस कर्मचारी अधिकारी को लघु दंड दिया जाए या बृहद दंड यानी माइनर पनिशमेंट दिया जाए या मेजर पनिशमेंट दिया जाए, वैसी ही प्रक्रिया उसमें अपनाई जाती है। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये माइनर पनिशमेंट क्या है और मेजर पनिशमेंट क्या है। अलग अलग नियमावलियों में थोड़ा बहुत आंशिक अंतर है, नहीं तो सभी एक जैसे ही हैं। तो ये जो लघु दंड हैं उनमें है प्रोन्नति रोकना, 1 माह के वेतन तक का अर्थदंड, वेतन वृद्धि रोकना, परिनिंदा, आर्थिक वसूली। इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ये माइनर दंड में आती हैं। और मेजर दंड में क्या क्या आता है? जो मेजर पनिशमेंट है उसमें है सेवा से पदच्युत करना, बर्खास्त करना और पदावनत करना, ये मेजर दंड में आता है। अब जब अनुशासनिक अधिकारी ये तय कर लेते हैं कि इसमें माइनर पनिशमेंट दिया जाए, माने लघु दंड दिया जाए, तो फिर लघु दंड की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अभी लघु दंड की प्रक्रिया में क्या होगा कि जो जांच रिपोर्ट प्रारंभिक जांच की अनुशासनिक अधिकारी के पास आई, अनुशासनिक अधिकारी उस जांच के आधार पर उस आरोपी सेवक को नोटिस देते हैं और उसे स्पष्टीकरण मांगकर उसको सुनवाई का अवसर देते हैं और इसके बाद उसे लघु दंड का आदेश पारित कर देते हैं। ये हो गई लघु दंड की प्रक्रिया। अब मान लीजिए जो अनुशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने बृहद दंड देना चाहा, माने मेजर पनिशमेंट देना चाहा, तो उसके लिए प्रक्रिया विस्तृत प्रक्रिया है। बृहद दंड की क्या प्रक्रिया है कि जो अनुशासनिक अधिकारी हैं वो ऐसे अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त करेंगे विभागीय जांच के लिए जो प्रारंभिक जांच करने वाले अधिकारी से वरिष्ठ है। जिस अधिकारी ने प्रारंभिक जांच की है उससे वरिष्ठ अधिकारी विभागीय जांच करते हैं और जांच में उस कर्मचारी को, आरोपी कर्मचारी को आरोप पत्र निर्गत किया जाता है। उस आरोप पत्र में उसके द्वारा किए गए अविचार का वर्णन होता है। उसमें किन किन गवाहों को पेश किया जाना है ये उसमें सूची रहती है। कौन कौन से अभिलेख जांच के दौरान पेश किए जाएंगे इसका विवरण भी
जांच के आरोप में अंकित रहता है और उसके साथ प्रारंभिक जांच की प्रति भी लगी रहती है। उसको आरोप पत्र देने के बाद उसे उत्तर देने को समय दिया जाता है। जब वो अपना उत्तर दे देता है उसके बाद जांच अधिकारी साक्षियों को बुलाते हैं, उनके कथन अंकित करते हैं और उन साक्षियों से प्रतिपरीक्षा करने की अनुमति आरोपी कर्मचारी को दी जाती है। वो उनसे प्रतिपरीक्षा करेगा। अभिलेखों को भी वो मंगाते हैं और उन अभिलेखों को जांच में शामिल करते हैं और जब जांच पूर्ण हो जाती है तो अपना वह निष्कर्ष अनुशासनिक अधिकारी को देते हैं और उसमें ये लिखते हैं कि आरोपी कर्मचारी के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध पाए गए। और जैसे ही वह रिपोर्ट अनुशासनिक अधिकारी के पास आती है तो अनुशासनिक अधिकारी के पास कुछ विकल्प हैं। पहला विकल्प ये है कि वो चाहें तो पुनः किसी अन्य अधिकारी से विभागीय जांच करा सकते हैं या फिर जो जांच रिपोर्ट में निष्कर्ष दिया गया है उसको वो निष्कर्ष बदल सकते हैं विचार करने के बाद, और या फिर उन्हीं निष्कर्षों पर उस कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस दे करके और जो उन्हें दंड देना होगा वो उसे दंडादेश पारित कर देते हैं। दंडादेश पारित करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना अपरिहार्य है। आदेश जो भी किया गया है वो मुखरित होना चाहिए, स्पीकिंग ऑर्डर हो, माने कि जो व्यू अनुशासनिक अधिकारी ने बनाया उसका आधार भी अंकित करना होगा कि ये व्यू किन आधारों पर बनाया गया है। और जांच में जहाँ जहाँ नियमावली में प्रक्रिया बताई गई है उस प्रक्रिया का पूर्ण पालन करना चाहिए, और कहीं उस प्रक्रिया से काम नहीं चल रहा है या वो अपर्याप्त है तो न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों का पालन जांच में करना ही चाहिए, तभी वो आदेश पूर्ण आदेश कहलाएगा और ठहरने वाला कहलाएगा। जब दंडादेश पारित कर दिया जाता है तो आरोपी कर्मचारी को उस दंडादेश से सूचित किया जाएगा और आरोपी कर्मचारी उस दंडादेश के विरुद्ध दंडादेश देने वाले अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष अपील कर सकेगा, और अगर अपील में भी उसे दंड मिल गया है तो वह उससे वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष उसका रिवीजन कर सकेगा। तो ये एक संक्षिप्त वार्ता विभागीय कार्यवाही के संबंध में मैंने सबके समक्ष रखी। मैं चाहता हूँ कि इस विषय पर और भी बेहतर जानकारी रखने वाले अधिकारी मुझे मार्गदर्शन करें और मुझे अनुग्रहित करें। धन्यवाद। जय हिंद।